उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता और उपस्थित हमारे मीडिया के प्रिय बंधुओं, आप सबको नमस्कार। मोदी जी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मेरा पहली बार धर्मशाला आना हुआ है। धर्मशाला एक तरह से मेरे लिए दूसरा घर है। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी मेरा अक्सर यहाँ आना होता था और शायद तब ज़्यादा आना होता था। जो मैंने आज तक किया, कुछ भी कर पाया, उसमें धर्मशाला का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिला कांगड़ा का, धर्मशाला का, और नई जिम्मेदारी लेने के बाद आज पहली बार जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पहुंचा हूं। आना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन संसद सत्र आने वाला था और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में था कि सबको नए मंत्रिमंडल मिले हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स मिले हैं, तो पहले उसकी जानकारी लेके सत्र के दौरान सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, एक तो सदन से जानकारी साझा होती है, दूसरी विपक्ष या सत्ता पक्ष के कोई प्रश्न हो तो उसका भी विस्तार में उत्तर देना चाहिए। लेकिन सत्र के दौरान शायद कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते थे कि चर्चा हो। शुरू से ही वॉशआउट की मंशा उनकी थी। लेकिन यह भी दुर्भाग्य रहा कि जब कोई भी प्रधानमंत्री, हर किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवाया है, प्रधानमंत्री जी को मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद उसके पीछे कारण था कि 28 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 12 अनुसूचित जाति से, 8 अनुसूचित जनजाति से, 5 अल्पसंख्यक समाज से, तो 11 महिलाओं को स्थान दिया गया। वहीं पर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल ये हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ, वैसे ही जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र से शुरू कर सकता था, लेकिन वहां से नहीं की। माननीय अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र, हमने शिमला से इसकी शुरुआत करने की। और जब पहले दिन चंडीगढ़ आना भी हुआ तो सुबह 4:30 बजे पहुंचे, तो 8:30 बजे से ही चंडीगढ़ में हजारों लोग हिमाचल भवन में थे। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे जोश, समर्थन, आशीर्वाद बढ़ता गया। और पिछले 2 दिनों में भी देखूं तो 3 दिन हमने पूरे किए हैं। शिमला भी हम अध्यक्ष लगभग 4-4.5 घंटे लेट पहुंचे, हालांकि यात्रा पूरे समय पर शुरू हुई, लेकिन कार्यक्रम जितने निर्धारित से उससे दुगने हुए। जगह जगह पर स्वागत, और उसके अलावा भी जनता ने जो अपनी ओर से घरों के बाहर आकर मिलना, आशीर्वाद देना, और यहाँ तक कि कल भी 17 के लगभग कार्यक्रम थे, कल भी 34-35 कार्यक्रम हुए। हमने कोई बड़ी सभाएं नहीं रखी, कोई जनसभा नहीं थी, लेकिन जन आशीर्वाद उससे ज्यादा मिला। बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं हुई, बल्कि जोश ज्यादा बढ़ा। आमूमन देखा जाता है कि बारिश शुरू हो तो लोग छोड़कर जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लोग और उनका जोश बढ़ता गया। चाहे मंडी भी रात को हम 12 बजे पहुंचे, तब 12 बजे भी पूरा बाजार में स्वागत करने के लिए खड़े थे जगह जगह पर।
हॉल पूरा भरा था, उसके बाहर लोग खड़े थे। मैं तो कहता हूँ धर्मशाला तुम कल फिर भी सबसे पहले थे, काफी पहले पहुंचे। तो कुल मिलाकर 20 तारीख को जो 14 कार्यक्रम प्रस्तावित थे तो 31 हुए, कल 17 थे तो 35 हुए, और प्रतिदिन 25-30 हज़ार लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर मिलना हो रहा है, और प्रत्यक्ष तौर पर तो हजारों के साथ वैसे ही हाजिरी हो रही है। ये अपने आप में जो इसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो समर्थन और आशीर्वाद की अगर मैं बात करूं तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। कारण मुझे लगता है मोदी सरकार की जनता के हित में जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी सोच जो है, उसका बहुत लाभ हुआ है। और कहीं ना कहीं ये संदेश मैं माननीय मोदी जी को भी वापस देने वाला हूं कि हिमाचल की जनता उनको कितना प्यार करती है और यहाँ पर कितना समर्थन मिला है। दूसरा, धर्मशाला को देवभूमि को जो हम वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाने के लिए जो एक सोच है, उसमें मुझे लगता है जिला कांगड़ा के धर्मशाला में बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो और विस्तार हो, और यहाँ पर इवेंट्स भी पहले से ज़्यादा हो, क्योंकि पहचान धर्मशाला ने अपने खेल के लिए भी एक बहुत बड़ी बनाई है। हमारी प्राथमिकता उसमें भी रहेगी कि केंद्र की ओर से भी इसमें और ज़्यादा किया जाए ताकि सुविधाओं को भी बल मिल सके। एक बात जो मैंने शिमला में कही, मैं उसको यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ कि हिमाचल की कला और संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है, हम इसमें इसको कैसे बचा भी सकें और बढ़ा भी सकें, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। उदाहरण के तौर पर गुलेर पेंटिंग्स हो, नैनसुख पेंटिंग्स हो, कांगड़ा पेंटिंग्स की हम बात करें, शोभा आर्ट गैलरी की बात करें, या फिर चंबा के रुमाल की बात करें, चंबा के थाल की बात करें, और जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा, उसके बारे में भी जो मिठास है हिमाचल के संगीत में, उसको भी एक नई पहचान दिलाने की आवश्यकता है। और ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र में डोगरी संगीत में तो, पहाड़ी और डोगरी में तो बहुत सिमिलैरिटी आती है, लेकिन इसको पड़ोसी देशों में भी आज भी उसी तरह से गाया जाता है। हमारे यहाँ पर इसको कुछ बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे कि इसको और बढ़ावा मिले, नई पहचान मिले, ना केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में हिमाचल की कला संस्कृति को हिमाचल के पहचान के रूप में हम खड़ा कर सकें। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ हिमाचल को दिया है। एम्स अस्पताल 1400 करोड़ का, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर 500 करोड़ का, तो 6 मेडिकल कॉलेज और सीएचसी से लेकर लगभग 4200 करोड़ की योजनाएं मोदी सरकार ने हिमाचल को दी है। इसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी। और कुल मिला के कहूँ, आपदा के बाद तो हमारी शायद ये पहली ही ऐसी बैठक या प्रेस वार्ता उस तरह से हो रही है। अगर पिछली महामारी देखें जो लगभग 100 साल पहले आई थी, तो उसमें महामारी से कम, भूख से ज़्यादा लोग मरे थे। लेकिन हिंदुस्तान में भूख से कोई ना मरे, किसी को दिक्कत ना हो, उसकी चिंता भी मोदी सरकार ने की। और 15 महीनों तक अन्न देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। मुफ्त में टीकाकरण करने का काम किया
तो 35,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 55 करोड़ से ज़्यादा टीकों की उपलब्धता हम यहाँ पर करवा चुके हैं। पचपन करोड़ टीकों की उपलब्धता हम करवा चुके हैं। 35,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान टीकाकरण के लिए किया गया है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस देने का काम अब तक, और वो भी मेक इन इंडिया दोनों वैक्सीन करने का काम किया है। आपको याद होगा यहाँ पर केवल पुणे में वायरोलॉजी लैब में ही टेस्टिंग होती थी। आज भारत ने वो क्षमता बनाई कि 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग एक दिन में हम कर पाते हैं। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी 1500 से ज़्यादा देश भर में लगाने का काम कर रहे हैं। अगली वेव ना आए उसके लिए सब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पेडियाट्रिक केयर के लिए भी 23,000 करोड़ रुपये 23,123 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है, ताकि अगला कोई इस तरह की दुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि सेकंड वेव में भी देखा गया, जो फर्स्ट वेव में नहीं था वो सेकंड वेव में है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी कम दिनों के अंदर लगभग दुगनी क्षमता करने का काम मोदी सरकार ने किया और देश भर में देने का काम भी किया। आज क्योंकि स्पेसिफिक विषय को ज़्यादा किसी एक सेक्टर के नहीं ले रहे, हम चाहेंगे कि आपके ही कुछ प्रश्न हो तो उनको लिया जाए, एक एक करके ले सकते हैं। राकेश जी आप एक एक करके बुलवा सकते हैं। राकेश हाथ खड़ा जो करेंगे उनको बुलवाते जाओ नाम लेके। आपको सर केंद्रीय मंत्री बनने पे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं क्योंकि आपके पास युवा एवं खेल मंत्री का दायित्व है। वर्ष 2012-13 में भाजपा सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 482 करोड़ रुपए का, महाराणा प्रताप जलाशय के अंदर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने, और उसमें कुछ प्रगति उस समय हुई। लेकिन क्योंकि अब आपके पास दायित्व है, क्योंकि ये हिमाचल के लिए रोजगार के नए आयाम खोलने के लिए काफी है, इसको लेकर आपकी अब क्या आगे रणनीति है? राज्य का प्रोजेक्ट था और मूलतः स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को ही उसमें बड़ी भूमिका निभानी है। और मैं थोड़ा इसको विस्तार करके स्पष्टीकरण करके कह दूं, स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते राज्यों को भी भूमिका निभानी है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। वहीं पर खेल संघों की एक बड़ी भूमिका है, जिनको टीमों का चयन करके पार्टिसिपेशन के लिए भेजना पड़ता है, उनकी तैयारी करानी पड़ती है। मुझे लगता है यहाँ पर देश में जहाँ एक और राज्य की सरकारों को और बजट में भी बढ़ोतरी और इवेंट्स भी कराने चाहिए, वहीं पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है खेलों में, दुनिया भर में होता है। और हमारी नई शिक्षा नीति में उसका ध्यान रखा गया है। स्पोर्ट्स को केवल दिखावे के लिए नहीं, खेलने के लिए, और उसके माध्यम से करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बने, वो भी हमने किया है। हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर का योगदान और बढ़े, वो भी हम प्रयास करेंगे। और केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम्स, खेलो इंडिया अकेडमीज, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब की शुरुआत की और इसमें लाखों युवाओं की पार्टिसिपेशन होनी शुरू हुई। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने शुरू किया, जिसके कारण खिलाड़ियों को हर राज्य में उसकी सुविधा मिलती है, साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके माध्यम से एलीट एथलीट्स को देश और विदेश में ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा खर्चा वहाँ पर भी भारत सरकार ही उठाती है। अभी भी जितने खिलाड़ी गए, जैसे मीराबाई चानू थी, उसकी पिछले साल इंजरी हो गई थी, वो शायद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी ना कर पाती, लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका भेजा, 5-5 महीने तक वहाँ पर ट्रेनिंग की। कई जगह तो साल भर ट्रेनिंग विदेशों में करवाई गई और 3-3 साल तक ट्रेनिंग देश के अंदर चलती रही। तो करोड़ों रुपए खर्च एक एक एथलीट पर करने का काम भी भारत सरकार ने किया।
इसलिए मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा और विस्तार में मैंने आपका उत्तर दिया, और जहां तक उस प्रोजेक्ट की बात है उस पर राज्य का विषय है, कभी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर देखेंगे बेस्ट सरकार क्या कर। अगला क्वेश्चन। पवन शर्मा। ये जो आशीर्वाद यात्रा है, आप इससे ये माना जाए कि अनुराग ठाकुर और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नहीं प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और क्या ये केंद्र की किसी विशेष योजना का हिस्सा माना जाएगा? देखिए, अनुराग केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का है, और ये जिम्मेदारी केवल अनुराग को नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश को मिली है। और इसीलिए शायद ये पूरा जो जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिल रहा है, उसका बड़ा कारण ये है कि हिमाचल की जनता को लगता है कि ये अनुराग को नहीं, हिमाचल को नई पहचान मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है। और इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है कि पूर्व में जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी रही, और अब मुझे उसमें क्या करना है, क्या मैं और जोड़ सकता हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि हिमाचल के मान सम्मान में कोई कमी ना आए और जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन मैं कर सकूं, और जिम्मेदारी के माध्यम से हिमाचल को भी ये कहा जाए कि हिमाचल के ही बेटे ने जो जिम्मेदारी मिली इसको ढंग से निभाया और हिमाचल का नाम भी बढ़ाया। बात बोली जी। Sir, you said that Modi government is performing very well, but Niti Aayog and Center for Monitoring Indian Economy says that employment is also increasing day by day, unemployment, and Niti Aayog says कि लोग अपना सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रहे, इतनी महंगाई होगी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स दी हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि देयर आर 29% पॉपुलेशन है जो सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रही है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? मैं दो बातें आपके सामने इस पे कह दूं। बहुत सी एजेंसीज अपने अपने डेटा लेकर आती भी है, लेकिन अगर आप महंगाई की दर को देखोगे कांग्रेस के ज़माने में तो डबल डिजिट महंगाई थी, और आप आंकड़े 2009 से 14, बहुत पुराने नहीं भी लेने, तो 9 से 14 के आंकड़े निकाल के देखेंगे तो डबल डिजिट महंगाई का दर था कांग्रेस के टाइम पे। मोदी सरकार का 14 से 19 का देखेंगे तो 4.5% से कम था महंगाई दर। और अब भी देखें, कोविड के कारण बीच में सप्लाई चेन की दिक्कत आई, लेकिन उसमें भी सुधार हुआ। मोदी सरकार ने बहुत सारी प्रोजेक्ट ऐसे लेकर आए जिसका सीधे तौर पर लाभ, जो यहाँ पर व्यापारी भी होंगे, आप उनसे कभी पूछिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, भारत में आज तक बैंक पहले गारंटी लेता था, फिर लोन देता था, कोलेटरल लेता था, फिर लोन देता था। मोदी सरकार ने प्रावधान किया, तब जाकर 3 लाख करोड़ रुपया उद्यमियों को, व्यापारियों को बगैर किसी गारंटी के मिल पाया। एक तो वो था, लोगों को अन्न की कमी ना आई, तो 15 महीने तक किसी सरकार ने मुफ्त में अनाज नहीं दिया। मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। 3 महीने तक बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में दिया, और इसके साथ साथ 31,000 करोड़ रुपए की मदद सीधे तौर पर खातों में पैसा डालकर मोदी सरकार ने 20.5 करोड़ महिलाओं को दी। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपया वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को देने का काम मोदी सरकार ने किया। और तो और किसान, और मैं कहता हूं छोटे किसान और मझले किसान को जितनी मदद मोदी सरकार ने की, इतनी तो दूर दूर तक किसी सरकार ने नहीं की। एक और तो 1.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के खाते में डाला, और इस पर कोई बंदिश नहीं है कि आपको किस चीज पर खर्च करना है। दूसरा, किसानों को एमएसपी ज्यादा दिया, खरीद ज्यादा की, उनके आय के साधन बढ़े। तीसरा, हमने जो खाद की कीमतें बढ़ी थी, लगभग दुगनी हो गई, 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दिया। हजारों करोड़ रुपया मोदी सरकार ने ही उसको वहन किया है, ज्यादा सब्सिडी देकर। तो जहां तक जनता की मदद की बात है वो करने का काम किया है, और पहली बार हुआ कि भारत दुनिया के पहले 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक आए हैं। कीमतें एमएसपी से ज्यादा भी किसानों को बाहर भी मिलनी शुरू हुई, तिलहन की, ये भी पहली बार हुआ है। पहली बार में इसकी इस बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सब तरह के हैं। और जहां तक रोजगार स्वरोजगार की बात है, जितना भी हमने निर्णय किए वो निवेश लाने के लिए किए, नए उद्योग लगाने के लिए किए, स्वरोजगार के अवसर के लिए किए। मुद्रा योजना के माध्यम से भी करोड़ों लोगों को पैसा दिया। तो स्वनिधि में भी
जो रेडी लगाते थे, पटरी पर काम करते थे, ठेला चलाते थे, उनको भी बगैर किसी गारंटी के 10-10 हज़ार रुपया एक एक वेंडर को दिया और डिजिटल पेमेंट वापस करता है तो इंटरेस्ट में भी छूट उनको हमने दी है। नरेंद्र जी। सर, ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा रहा है इस बार, हालांकि इसको लेकर आपने बात भी की है, लेकिन टॉप्स को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे पूरे देश में? और अगर हिमाचल की बात करें, हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, तो हिमाचल के लिए टॉप्स के तहत और बेहतर किए जाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? पहली बात तो मुझे लगता है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए तो पहले मानसिकता या सोच बदलने की आवश्यकता थी, और एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला। आज परिवार भी कहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएं। इसको थोड़ा और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने बड़ा करीबी से देखा, खेलों को लेकर उनके मन में बहुत कुछ है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने खेलों के लिए खिलाड़ियों से बातचीत करनी शुरू की। इस कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद किसी भी सुविधा की कमी हमारे खिलाड़ियों को हमने नहीं होने दी, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, यात्रा की बात हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हमने मदद लेकर वीज़ास की भी दिक्कतें दूर करवाई। और जाने से पहले हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार ओलंपियन से उनकी बातचीत करवाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि खिलाड़ियों के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी मोदी जी जानते थे वो क्या खाना चाहते हैं, क्या उनकी टेस्ट है, उसको भी जानते थे। और यहाँ तक कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी कहा कि फ्री माइंड के साथ खेलना। सुविधाएं सब दी लेकिन दबाव नहीं बनाया, बातचीत की और मनोबल बढ़ाया। और वापस आने पर अपने घर बुलाकर जो चूरा खाता था उसको चूरा, जिसको आइसक्रीम चाहिए थी आइसक्रीम, किसी को कुछ और खाने का था, तो खिलाड़ियों के हिसाब से भी वो प्रावधान किया गया। और उनके कैंप्स में भी अब न्यूट्रिशन के हिसाब से उनको डाइट दी जाती है, ना कि जैसा पहले कुछ भी खिलाते थे वैसा नहीं चलता है। एक बड़ा बदलाव आया है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया है। तो एक तो हम वहाँ पर भी करेंगे जो करने की ज़रूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को साथ में जोड़ के, कॉरपोरेट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, फेडरेशंस को, राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार, पांचों मिलकर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। जहाँ तक हिमाचल की बात है, धर्मशाला में अगर क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल को और जिला कांगड़ा धर्मशाला को एक नई पहचान दिला सकता है, तो वैसे ही सुविधाएं हमें और करनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट की भी सुविधा नज़दीक है, तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर अगर धर्मशाला में बनता है तो उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके लिए अगर राज्य की सरकार जमीन उपलब्ध करवाती है तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम किया जाए। संजय महाजन। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। ऑक्सीजन मैन की भूमिका आपने जो निभाई है दूसरी वेव में, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। और जो भी आपने भूमिका निभाई है वो मिसाल के तौर पर सबके लिए काफ़ी एक मिसाल के तौर पर आपने ये भूमिका निभाई है। लेकिन क्या आने वाले समय में हिमाचल कोविड प्रूफ है? अगर नहीं तो केंद्र की ऐसी क्या तैयारियां हैं? देखिए, कोविड से लड़ने के लिए सभी ने बहुत भागीदारी दी है। आम जनमानस ने भी किसी को भूखा ना रहे तो सड़क पर चलते मजदूरों को भी खाने का प्रावधान किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 25 करोड़ से ज़्यादा भोजन पहली वेव के दौरान दिए, जब बहुत बड़ी दिक्कत थी। सेकंड वेव तक तो उस तरह की दिक्कत नहीं आई, ऑक्सीजन की कमी नजर आई थी, तब भी हर किसी ने प्रयास किए। मैंने भी प्रयास किया कि 4 ऑक्सीजन के PSA ऑक्सीजन प्लांट, 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का काम किया। और बाकी भी जो ज़रूरत थी ऑक्सीजन रेगुलेटर, कॉन्सेंट्रेटर से लेके बाकी सब ऑक्सीजन मास्क तक, ये
एक नागरिक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी क्षमता थी तो मैं कर पाया। और जिसने जो करना चाहा सबने अपनी ओर से प्रयास किया। अब अगला प्रयास हम सबको यही करना चाहिए कि तीसरी वेव ना आए, तो उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम अडॉप्ट करें। मृत्युंजय पुरे जी। सर, हमीरपुर जो ऊना रेल लाइन है वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, अभी तक जमीन जो है वो उपलब्ध सरकार की ओर से नहीं हो पा रही, तो किस तरह देखते हैं डबल इंजन की सरकार होने के बाद इस तरह देरी क्यों हो रही है? नहीं, हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए हमने पहले भी मांग रखी, सर्वे भी करवाया। उसकी 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन पे लगभग 6,500 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और देश भर में रेलवे लाइंस केंद्र और राज्य की कंट्रीब्यूशन होने के साथ ही बनती है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन में भी 25% योगदान राज्य की सरकार करती है, बाकी केंद्र की ओर से आता है। यहाँ पर भी केंद्र ने पूछा था कि हिमाचल की हिस्सेदारी कितने % होगी, तो जब तक हिमाचल की हिस्सेदारी तय नहीं होती तब तक केंद्र की ओर से भी उस पर अगला निर्णय नहीं किया जा सकता। हिमाचल गवर्नमेंट ने आंसर नहीं दिया इसको। हिमाचल ने कहा था, जो इनिशियल रिप्लाई थी उसमें हिमाचल सरकार का था कि इसमें हिमाचल की परिस्थिति के अनुसार वो अभी योगदान नहीं कर पाएंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। नरेश ठाकुर। सर, आपने अभी बात की प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ताकि थर्ड वेव ना आए, लेकिन आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका समझ आता है, लेकिन स्टेज पे जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे एमएलए हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।